Good evening to all of you. Good evening. So आज का हमारा ये सेशन है ऑन डाउट क्लियरिंग सेशन. बेसिकली दिस इज एंड इस डाउट क्लियरिंग सेशन में सबसे पहले तो आई वांट टू नोटिफाई समथिंग कि जनवरी में इस पार्ट के लिए दिस पार्ट ना पेपर 1 सेक्शन बी अभी हम कवर कर रहे हैं. तो पेपर 1 सेक्शन बी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आने वाला है बहुत डिटेल में. इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का कोर्स आएगा. ठीक है, इसमें क्या होगा कि PSIR रिलेटेड जितना निटिग्रिटीज है, जितना भी डिटेल में हमें एक्सपर्ट ओपिनियंस वगैरह हैं, इसमें ये सब भी रहेंगे. और साथ ही साथ पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का बेसिक्स है. ठीक है, तो पॉलिटी का बेसिक भी आई विल बी डिस्कसिंग. इसको एनालिटिकल एंगल से मैं ज्यादा डिस्कस करूंगी, एनालिटिकली. ठीक है, पॉलिटी को यहाँ पर हर चीज को एनालिटिकली यहाँ पे देखेंगे. तो एक जनवरी में शुरू होगा, तो वहां पर हम इसको कवर करने ही वाले हैं. ठीक है, तो इसीलिए व्हाट वी विल डू, कुछ सेशंस हमारे बचे हैं यहाँ पर इस कोर्स में. तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियंस है, मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्सपर्ट ओपिनियंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए. यहाँ पर इन एक्सपर्ट ओपिनियंस को लिख लीजिए. ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में कोई डिफिकल्टी ना हो. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आइडियाज हैं जिन पे एक्सपर्ट ओपिनियंस लिखने जरूरी हैं. क्या हुआ शमा? वाई? व्हाट हैपेंड? तो हम आज कवर करेंगे रोल ऑफ, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस लिख लेंगे. थोड़ा मैं आपको साथ साथ रोल ये समझा भी दूंगी इनका क्या कहना है. रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. इंडियन पॉलिटिक्स. रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. तो सबसे पहली चीज जो इसमें पूछी जा सकती है, दैट व्हाट इज कास्ट. ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है इनफैक्ट. और चंडीगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा है. आई एम नॉट इन चंडीगढ़ एक्चुअली, लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा है बिकॉज पास में पहाड़ी इलाका है. तो नेक्स्ट, what is the importance of, what is the importance of dominant caste in the history of caste politics. Next, impact of caste in politics. Impact of caste in politics. Next, Dalit politics in India. Dalit politics in India. And last is politics of backward classes in India. Hi Abhineet, good evening. बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ.
आपने रिसेंटली सब्सक्रिप्शन लिया है? अच्छा, ड्यू टू ऑफिस यू आर नॉट एबल टू अटेंड। ओके ओके। आप ऑफलाइन देखते हैं तभी। हम्म। ओके, you have watched till 50th video. Okay, okay. What is a medium of writing paper? English, Hindi, Abhineet? Entire syllabus, yes. And at the same time इसमें एक एडिशनल आएगा पेपर 1 सेक्शन बी के लिए। ठीक है, ये जनवरी में कोर्स आने वाला है पेपर 1 सेक्शन बी को, और भी ज्यादा डिटेल में आई कवर दैट। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी देयर, तो इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। और कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल हैं अभिनीत, जिसकी मैंने पीडीएफ्स दी हैं, तो आपको वो चीज पीडीएफ पढ़नी है, क्योंकि उसमें फैक्ट है, कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है कि हम थियोरेटिकली उसको समझें। एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे कोल्ड कोल्ड रे, आपका कोल्ड वॉर हो गया, आर्म्स रेस तो खैर हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर इश्यूज में, न्यूक्लियर वेपन्स में। लेकिन ये फैक्चुअल रहता है, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ दी है, वो पढ़ सकते हो। या फिर इसको मैं आगे, बैच 8 आएगा, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली इन इंग्लिश इन टोटल, उसमें कुछ एडिशनल नोट्स आई विल प्रोवाइड। तो बैच 8 के कुछ एडिशनल नोट्स होंगे अभिनीत, वो एडिशनल नोट्स आपको मिल जाएंगे आगे बैच 8 में, मैं कभी अपलोड करूंगी। अभी अभी किए नहीं है, आई अपलोड दैट, तो वो डाउनलोड कर लेना। इनफैक्ट फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स आल्सो, जो भी लोग बाद में इसको देख रहे हैं, आपको बैच 8 में ग्रुप में जाना है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इफ यू आर ऑन दिस सेशन। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 31st के बाद या जनवरी के शुरुआत में बैच 8 के जितने मैंने अपडेट कराए हैं नोट्स, वो मैं सारे एक ही साथ अपडेट कर दूंगी। ठीक है ना? हाँ, वो थोड़ा इंग्लिश में होगा क्षमा, वो हिंदी में नहीं होगा। अच्छा क्षमा, वैसे हिंदी मीडियम के लिए एक सर आए हैं, देख लीजिए कैसा पढ़ाते हैं, ललित यादव। वो हिंदी मीडियम का ही आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि हिंदी मीडियम का जितना मेरे हमारे पास था उतना तो उस दिन आपको लिंक दिया था, शायद आपको मिल गया होगा, राइट? पॉलिटिकल थ्योरी की पीडीएफ है एक। हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी की है, अभी वो कवर करना है हमें पॉलिटिकल थ्योरी। टेलीग्राम ग्रुप में, हाँ, I'll add you up, Abhineet. Wait, I'm going to give you the link of Telegram. Wait. पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत छोटा सा है, ठीक है, जिसमें हमने सब ऑलरेडी ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके हैं हम। उसमें बस ये है कि वही अप्रोचेस को, उसको बस ये बताया गया है कि इसी में ये अप्रोच है, जैसे बिहेवियरल अप्रोच है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ दिस। तो वो आखिरी में इसीलिए होता है क्योंकि उससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ ही लेते हैं सारा। लेट मी गिव, एंड यस वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम हमारा क्लास रहेगी, तो इन दैट वी विल डू। वेट, ये बैच 8 का नहीं, दिस इज नॉट, वेट,
And Abhineet, you need to be also active in the answer writing session. ललित यादव, पॉलिटिकल साइंस सर्च कीजिएगा, उसमें ललित यादव हैं, उनका देख लीजिए एक बार। वो हिंदी में ही नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। मुझे रिसेंटली पता चला था, तो मुझे लगा एक बार आप लोगों को मैं नोटिफाई कर दूं, आपको पता होना चाहिए, आपको फ़ायदा हो जाए उसमें, तो बढ़िया है। ठीक है, हाँ जी। तो हम रोल ऑफ कास्ट पढ़ रहे हैं आज, रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसकी पीडीएफ आई विल गिव यू। व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट इज कास्ट, what is the importance of dominant caste in the history of caste and politics। ये सभी इश्यूज हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज कास्ट। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अभिनीत, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए ऑन दिस एड्रेस। आशना सिसोदिया _unacademy। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्लास एनीवे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट। देखिए, इंडियंस के बारे में ऐसा बोला जाता है दैट इंडियंस दे डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी अपनी, दिस इज कास्ट, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट कास्ट देयर वोट। ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो पार्टीज हैं उन पार्टीज को वोट देते हैं, ये अपने कास्ट वालों को वोट देते हैं। ठीक है, इंडिया में ये ट्रेंड है। ठीक है, आई डेफिनेटली एड यू अभिनीत, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस सेशन। तो कास्ट को लेकर के क्रिस्टोफर जेफरेट क्या बोलती हैं। इनका कहना है दैट कास्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बेस है इंडियन पॉलिटिक्स का, क्योंकि लोग हमेशा पॉलिटिक्स में अपनी कास्ट को ही वोट देते हैं। तो इसमें दो आइडियम्स हैं, ऐसा बोला जाता है, देर आर टू आइडियम्स बेसिकली, वन इज मंडल एंड अदर इज कमंडल। मंडल एंड कमंडल के बारे में बोला जाता है। तो कास्ट डज नॉट डिफर फ्रॉम रिलीजन, बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। यानी लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी को ही वोट देते हैं, इसीलिए इंडिया में जो चीज प्रेवलेंट है वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मंडल एंड कमंडल का मतलब है, मंडल यहाँ पर रहेगा कि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। कमंडल का मतलब होता है रिलीजन से एसोसिएटेड। तो यानी कहा जाता है कि जो कास्ट और रिलीजन है दोनों ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का पार्ट है, एग्जाम्पल्स हैं उसके। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कास्ट, कास्ट यानी जाति, जाति क्या होती है, व्हाट इज कास्ट, तो इसके बारे में एक चीज है कि कोई एक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब कास्ट जो वर्ड है, ठीक है, इंडिया में जो टर्म यूज की जाती है उसको बोलते हैं जाति। जाति की आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी यूरोपियन लैंग्वेज में। इंडियन पॉलिटिक्स में कॉलोनियल जो मास्टर्स थे, दे यूज द वर्ड कास्ट। हमारे इंडिया में जाति वर्ड यूज होता था, वहां पर कास्ट वर्ड यूज होता था। तो जाति वर्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एज सच। कास्ट का मतलब होता है, कास्ट कहाँ से आता है, ये वर्ड ही पोर्चुगीज वर्ड है, ये इंडिया का वर्ड नहीं है। कास्ट, कास्ट इज अ पोर्चुगीज वर्ड, पोर्चुगीज वर्ड है एक कास्टा।
CASTA, कास्टा, इस वर्ड से आया है कास्ट वर्ड। कास्ट का मतलब होता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। तो कास्टा का मतलब होता है प्योर ब्लड, एंड कास्ट इट कम्स वेरी नियर टू, कास्ट का जो मतलब होता है वो रेस वर्ड से काफी एसोसिएट करता है, रेस वर्ड के काफी क्लोज आता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड इक्वेट्स कास्टिज्म विद रेशियलिज्म। वेस्ट वर्ल्ड, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कास्टिज्म को कैसे देखती हैं? दे बिलीव दैट कास्टिज्म it is nothing but racialism according to them। उनके लिए जैसे रेशियलिज्म होता है रेस के आधार पे, जब किसी के साथ में आप डिफरेंसेस करते हो, कास्ट भी ऐसा ही है इनके लिए। तो इंडिया में हम देखेंगे कि इंडिया मेड एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेशियलिज्म एज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि हम एंटी रेशियलिज्म यानी रेशियलिज्म के सख्त खिलाफ हैं एंड कॉलोनियलिज्म के सख्त खिलाफ हैं। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमेशा ब्लेम करती हैं इंडिया को कि इंडिया खुद वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेशियलिज्म प्रैक्टिस करता है, जिसका नाम है, ये जो जातिवाद होता है इंडिया में, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म, सबसे खराब फॉर्म है ये रेशियलिज्म की। अपार्थाइड बोल दीजिए या रेशियल सेग्रीगेशन करता है कास्ट सिस्टम के नाम पे। तो इसमें एक स्कॉलर हैं लुई डुमोंट। लुई डुमोंट ने इस चीज पे काफी कंट्रीब्यूशन किया है, काफी एनालिसिस अपना दिया है। तो ये बोलते हैं, ये कैसे बताते हैं कास्ट सिस्टम को? इनका कहना है कि कास्ट सिस्टम इज द इंडियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इट इज द इंडियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कास्ट सिस्टम इंडिया का एक अपना मॉडल है जिसके थ्रू लोगों का शोषण किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको, विच इज ऑपोजिट टू द वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। वहां पर क्लास के बेस पे होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्लास के बेस पे होता है, इंडिया में कास्ट के बेस पे होता है, ऐसा लुई डुमोंट कहते हैं, ये कहना है इनका। तो अगर आप कंपेयर करते हैं कास्ट को और क्लास को, तो आपको पता चलेगा कि क्लास जो होता है इसमें स्टेटस कैसे डिटरमिन किया जाता है? मेरिट पे, वर्थ पे डिटरमिन किया जाता है कि आपके पास में कितना पैसा है, उसके हिसाब से आपकी क्लास डिसाइड की जाती है। कास्ट में ऐसा नहीं है, कास्ट डिपेंड करती है बर्थ पे, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इट इज बाय बर्थ। इंडिया में कास्टिज्म है इसीलिए। दूसरा हम देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर देखोगे तो डिफरेंट क्लासेस में लोग कैटेगराइज किए जाते हैं क्लासेस में। कास्टिज्म में क्या होता है? इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होता, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है, क्लास में इकोनॉमिक क्राइटेरिया मैटर करता है। कास्ट में इकोनॉमिक क्राइटेरिया मैटर ना करके मैटर करेगा प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, कि आप कितने प्योरिटी एंड कितने प्योर हैं या पोल्यूटेड हैं। ये वर्ड यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक इंसान का स्टेटस क्या है, वेदर ही इज प्योर और ही इज पोल्यूटेड। तो कोई अगर छोटी जाति से है तो उसको पोल्यूटेड माना जाता है, कि वो प्योर नहीं है, ऐसा माना जाता है। क्लास सिस्टम में होता है इट इज ओपन। क्लास सिस्टम एक्चुअली में, सॉरी दिस इज क्लास, इट इज ओपन। कास्ट सिस्टम ओपन नहीं होता, कास्ट सिस्टम रिजिड होता है, क्लोज होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है। यानी क्लास सिस्टम में आप चेंज कर सकते हो, एनी पर्सन कैन मूव फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, आप लोअर क्लास से हायर क्लास में जा सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ कास्ट सिस्टम ये बहुत रिजिड होता है,
इट कैन नॉट बी जम्प्ड, आप जंप नहीं कर सकते। तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, देयर इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास का कहना है, ये लुई डुमोंट का जो कंट्रीब्यूशन है, जो वो बताते हैं कि कास्ट सिस्टम इज द इंडियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे वेस्टर्न में होता है उसको क्लास बोलते हैं, इंडिया में बिल्कुल वैसे ही कास्ट सिस्टम होता है। तो इसको चैलेंज करते हैं, इस व्यू को, M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास का कहना है कि जो लुई डोमोंट की जो अप्रोच है, वो अप्रोच बहुत ही ज्यादा टेक्सचुअल है, बहुत बुकिश अप्रोच है, मतलब किताबी अप्रोच है, एकदम बुकिश अप्रोच है, क्योंकि इन रियलिटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका कहना है देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। इनफैक्ट क्लास इज ऑल्सो स्टैटिक एज कास्ट। मतलब जैसे इन्होंने बोला था ना कि आप तो चेंज कर सकते हो अपनी क्लास, ये बोलते हैं कि क्लास भी स्टैटिक रहता है कास्ट की जगह। कास्ट, क्योंकि बहुत रेयरली ये देखने को मिलता है कि कोई गरीब इंसान था और वो आगे जाकर के बहुत अमीर हो गया, वरना मैक्सिमम जनता जो होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है, ये लोग गरीब ही पैदा हुए होते हैं, गरीब ही मर जाते हैं। तो ऐसा कोई जंप नहीं होता, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, क्लास सिस्टम में और कास्ट सिस्टम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप रिच फैमिली में बॉर्न हुए हो देन यू कीप ऑन जंपिंग, लेकिन अगर आप पुअर फैमिली में बॉर्न हुए हो तो यू कैन रियली सी दिस जंप। तो ये चीज बोली जाती है। और साथ में ये बोलते हैं कि क्लास इज बेस्ड ऑन बर्थ ऑल्सो, क्लास इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, क्योंकि अगर किसी के फादर बहुत रिच हैं तो वो इंसान भी आगे रिच होगा। बहुत रेयर केसेस में होगा कि वो गरीब हो जाएगा, लेकिन आपके पेरेंट्स से ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, आप कहाँ बॉर्न हुए हो। यदि यू आर बॉर्न इन अ रिच फैमिली या यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, आपका पूरा जो सोचने का नजरिया होता है वही बदल जाता है। तो M.N. श्रीनिवास इस चीज को हाईलाइट करते हैं। इनका मानना था कि जो कास्ट सिस्टम है वो पूरे तरीके से रिजिड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता, रिजिड नहीं है, पूरा इतना रिजिड नहीं है। जो लोअर क्लास के लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, आज के टाइम पे M.N. श्रीनिवास एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन क्या है? इसके चलते देर इज मोबिलिटी हो जाती है, मतलब आप एक लोअर कास्ट हो तो उससे आप अपर कास्ट में कन्वर्ट हो सकते हो आज के टाइम पे। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं जो अडॉप्ट कर लेती हैं लोअर कास्ट, तो वो अपर कास्ट में, जैसे अगर आप नॉन वेज, अगर लोअर कास्ट से हो और नॉन वेज खाते हो, नॉन वेज खाना बंद कर दो, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, यू कैन चेंज इट। तो यानी आप यहाँ से जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हो और आपको हायर स्टेटस मिल जाएगा, बिकॉज अब आप नॉनवेज खाना छोड़ चुके हो। इसके बेसिस पे संस्कृताइजेशन बोला जाता है, वो प्रैक्टिस फॉलो करना जो प्रैक्टिस ब्राह्मण्स फॉलो करते हैं। अगर जैसे आज के टाइम पे किसी भी कास्ट का हो, कोई भी किसी भी रीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सब मंदिर जाते हैं, सब वो काम करते हैं जो ब्राह्मण्स करते हैं, व्रत रखते हैं सब, ठीक है। आज के टाइम पे सूरज को जल देते हैं, ठीक है, तुलसी को जल देते हैं, ब्राह्मण्स बेसिकली ये सब काम किया करते थे। और यही सेम प्रैक्टिस आज हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं शूद्राज में ही जो कि आगे जाकर के क्षत्रियाज बन गए, ठीक है। एंड देर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स जहाँ पर जो अनटचेबल्स थे, जैसे जो आगरा के जाटर्स थे, ठीक है, इनको संस्कृताइज किया गया है। तो यू नो देन हम देखते हैं कि लेकिन एक बार जब रिजर्वेशन आ गया
तो रिजर्वेशन के चलते दोबारा से डिसेंसिटाइज्ड हो गए, क्योंकि रिजर्वेशन दे दिया तो मतलब एकदम बता ही दिया आपने कि ये लोअर कास्ट है, ठीक है, दैट इज लाइक दैट। तो रिजर्वेशन इज रिलेटेड टू डिसेंसिटाइजेशन, ऐसा बोला जाता है। तो एम एन श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया था डोमिनेंट कास्ट का। इनका कहना था कि जो अपर कास्ट वर्ड यूज होता है ये एक मिसलीडिंग टर्म है। अपर कास्ट वर्ड यूज करके ऊंची जाति जो बोला जाता है, इस ये वर्ड यूज करके आपको बहकाया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है बेसिकली। हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि डोमिनेंट कास्ट का क्या रोल होता है इंडिया में। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस रोल ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन इंडिया। तो इसमें बोला जाता है कि एम एन श्रीनिवास इस बारे में बात करते हैं कि हु आर द डोमिनेंट कास्ट। इंडिया में डोमिनेंट कास्ट कौन सी है, ठीक है। तो डोमिनेंट कास्ट का मतलब होता है कास्ट ऑफ दैट कास्ट जिनके पास में इकोनॉमिक पावर है, कास्ट होल्डिंग इकोनॉमिक पावर, कास्ट होल्डिंग इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, social power, then comes political power। क्यों नहीं हो सकती? आज के टाइम पे मुस्कान कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं संस्कृत, तो अगर आप ब्राह्मण जैसी प्रैक्टिसेस भी फॉलो करने लग जाओगे एट द सेम टाइम आप अपना सरनेम चेंज कर, आज के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि सरनेम आप नहीं लगा सकते, आप कोई भी सरनेम लगा सकते हो अपने नाम के पीछे। यू नेवर नो कि आप तो सरनेम से ही जानते हो किसी को कि इसकी ये कास्ट होगी, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में लोअर कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सरनेम ऐसा यूज करते हैं जो अपर कास्ट वाला होता है, ठीक है। तो उससे भी पता पता तो चलता नहीं है कि वो आज के टाइम पे। तो यस, दैट्स द रियलिटी। तो आज के टाइम पे डोमिनेंट कास्ट इंडिया में वो कास्ट है जिनके पास में इकोनॉमिक पावर है, जिनके पास में सोशल पावर है एंड पॉलिटिकल पावर है। Yes, a Dalit was also made priest in Kerala temple. You're correct. तो in most of the situations हम देखते हैं कि जो अपर कास्ट होती है दे जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियाज हो गए, दे आर नॉट द डोमिनेंट कास्ट। आपको क्या लगता है ब्राह्मण डोमिनेंट कास्ट है? डोमिनेंट कास्ट का अलग मतलब है, अपर कास्ट का मतलब अलग है। तो एम एन श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ब्राह्मण जो है इनके पास में इतनी इकोनॉमिक या सोशल पावर पॉलिटिकल पावर नहीं है। ब्राह्मण है क्या पावर में? नहीं, ना ही क्षत्रियास हैं। तो ये बताते हैं कि ऐसे तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तीन ऐसे फीचर्स हैं। देयर आर थ्री फीचर्स व्हिच मेक अ कास्ट डोमिनेंट कास्ट। तीन ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे एक कास्ट डोमिनेंट कास्ट बन सकती है। इसमें पहला फीचर आता है लैंड ओनर्स, क्योंकि इनके पास में इकोनॉमिक पावर होती है। यही तीन फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक पावर, इनके पास में लैंड, जिनके पास जमीनें हैं, जो जमींदार हैं। सेकंड, न्यूमेरिकल मेजोरिटी, इनकी संख्या ज्यादा है, अगर तो मेजोरिटी में है ये लोग अगर, तो ये पॉलिटिकल पावर भी होगी क्योंकि लोग इनको वोट करेंगे। ऐसे ही सोशल स्टेटस वाइज आप देखोगे इनका हाई रहता है, तो इनके पास सोशल पावर भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ यादव्स। यादव जो हैं यूपी और बिहार में डोमिनेंट कास्ट है, ऑल्दो अपर कास्ट नहीं है यादव, लेकिन डोमिनेंट कास्ट है। ऐसे ही जाट्स, जाट्स अपर कास्ट नहीं है, जाट डोमिनेंट है। कहाँ पर? हरियाणा में एंड वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी। ऐसे ही हम देखते हैं मराठास, मराठास महाराष्ट्र में, ये भी डोमिनेंट कास्ट है, अपर कास्ट नहीं है। देन कम्स रेड्डीज,
रेड्डीज हो गए, देन कापूज हो गए, आंध्र प्रदेश में, ये सभी डोमिनेंट कास्ट हैं। ऐसे ही कर्नाटका में लिंगायत्स हो गए, वोकालिगास हो गए, वोकालिगास, ये कर्नाटका में डोमिनेंट कास्ट है। मतलब एक तो एग्जाम्पल लिखते हो, दैट इज एनफ। तो एम एन श्रीनिवास के अकॉर्डिंग कास्ट, डोमिनेंट कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अपर कास्ट। तो अब देखते हैं कि हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी। लेट अस स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कैसे शुरुआत हुई कास्ट पॉलिटिक्स की इंडिया में। देखिए, इट इज प्रेजेंट सिंस द एंशियंट टाइम्स। हिंदुइज्म डिनोट करता है कि हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि अलायंस था। हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, उसमें भी हमने इस अलायंस के बारे में बात की थी कि हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स एंड जो क्षत्रियास हैं, इनका अलायंस था। ऐसे ही हमने देखा था बुद्धिज्म में, क्षत्रियास एंड वैश्यास का अलायंस था। ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स में एंशियंट टाइम्स में भी अगर आप देखोगे। फिर आगे आते हैं ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स ने भी प्रमोट किया कास्ट पॉलिटिक्स को। एक्चुअली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ने कास्ट सर्वे कंडक्ट किए हुए थे। दे कंडक्टेड कास्ट सर्वे और उसी के बेसिस पे इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट हम देखेंगे। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था टू द डिफरेंट कास्ट, दलित्स के लिए जैसे, ठीक है, ये चाहते थे हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करना। ऑब्वियसली इससे यूनिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, दे वर पार्टीज ऑफ डिफरेंट कास्ट। वेट, ओके, सो व्हाट वी सी इज कि हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते थे, और पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनके बारे में भी बोला जाता है दैट दे वर द पार्टीज ऑफ डिफरेंट कास्ट। जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस के बारे में बोला जाता है कि कांग्रेस was the party of Brahmins. Congress was the party of Brahmins. ऐसे ही दूसरी पार्टीज आप देखोगे, जस्टिस पार्टी, it was the party of OBC उस टाइम पे। देयर वाज रिपब्लिकन पार्टी जो अंबेडकर ने शुरू की थी, रिपब्लिकन पार्टी was the party of Dalits. तो इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट को अबॉलिश नहीं किया गया। रादर वी सी दैट इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट मेंटेन करता है इस बेसिस पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किया जाए।
यानी अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट अबॉलिश नहीं की गई है, रादर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम पे हम देखते हैं कास्ट को मेंटेन किया जा रहा है। रिजर्वेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया ये इसका ही एग्जाम्पल है। तो कास्ट continues to play a prominent role in elections also. In elections आज भी कास्ट बहुत important रोल प्ले करती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, स्पेशली कोई अगर रीजनल पार्टी होगी, तो रीजनल पार्टी में एक पर्टिकुलर कास्ट होगी, इट विल बी द पार्टी ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग होंगे उस पार्टी के फेवर में वोट करेंगे। और आप देखोगे कि इसी के बेसिस पे जो इंडिया में हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के चलते और मंडल कमीशन आया, तो ये इन सभी ने स्ट्रेंथन किया है कास्ट के रोल को इंडियन पॉलिटिक्स में। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स की जब भी हम बात करते हैं, yes, this is part of paper 1 section B that we are covering अभिनीत। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, कोएलिशन पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई थी 1989 से, तो उससे भी हमें यही पता चलता है कि कैसे ये कब हुई थी कोएलिशन पॉलिटिक्स, रीजनलाइजेशन के चलते। हमने पार्टी सिस्टम कवर किया था। पार्टी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि कैसे इट विल रिजल्ट इनटू रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। पहले ओबीसीज अलग होंगे, फिर दलित्स अलग होंगे, अपनी खुद की पार्टी बना लेंगे, राइट। तो रीजनलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो मोर एंड मोर रीजनल पार्टीज विल अपीयर इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसके चलते कास्ट का रोल और भी ज्यादा ग्रेट हो जाएगा। तो बीच में अभिनीत हमने पेपर 2 भी कवर किया है, पेपर 2 सेक्शन ई एंड पेपर 2 सेक्शन बी। पहले हमने क्या किया, पेपर 1 सेक्शन ए शुरू किया। पेपर 1 सेक्शन ए खत्म करने के बाद हमने पेपर 2 सेक्शन ए शुरू किया। पेपर 2 सेक्शन ए खत्म हुआ है, फिर उसके बाद हमने शुरू किया पेपर 2 सेक्शन बी। देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद पेपर 1 सेक्शन बी। और वैसे भी पेपर 1 सेक्शन बी का और भी ज्यादा डिटेल में, देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से तो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा डिटेल में आई एम प्लानिंग कि पॉलिटी भी एक बार पढ़ा दिया जाए, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए बाकी बच्चे भी इन्हीं कोर्सेज को ही लें, इसी को फॉलो कर लें, जो पॉलिटी का कोर्स रहेगा जो जनवरी में शुरू होगा। तो 1989 में हम देखते हैं दैट इट रिजल्टेड इनटू रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। यहाँ से शुरुआत होती है और कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू होता है, और कास्ट का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे कास्ट को लेकर के बोला जाता है दैट देयर इज मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है मंडलाइजेशन। मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। Mandalization of Indian politics. This is the term that is used. मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में 3 प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं। पहला अपर कास्ट, दूसरा ओबीसी, तीसरा दलित्स। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, इवन जो नॉन हिंदूज हैं यानी मुस्लिम्स, नॉन हिंदूज में मुस्लिम्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, ठीक है। स्पेशली मुस्लिम्स में अगर देखोगे तो मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम है। देयर इज कास्ट सिस्टम इन नॉन हिंदूज आल्सो। तो रिलीजन एंड कास्ट, इसीलिए दे आर ओवरलैपिंग टर्म्स। रिलीजन एंड कास्ट दे आर ओवरलैपिंग टर्म्स, दोनों ओवरलैपिंग टर्म्स हैं।
तो मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के अंदर दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ कास्ट। तो या तो मुस्लिम्स को यू कैन फिट इन ओबीसीज और दलित्स। तो व्हाट वी सी इज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यादव एंड मुस्लिम्स। देयर इज दिस यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ दलित्स एंड मुस्लिम्स आल्सो। जो दलित्स और मुस्लिम्स का कॉम्बिनेशन है ये बनाता है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। और यादव्स और मुस्लिम्स का जो कॉम्बिनेशन है बनाता है समाजवादी पार्टी। ठीक है। एंड आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो बीजेपी के अब राइज होने के बाद द राइज ऑफ बीजेपी हैज आल्सो इम्पैक्टेड, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ा है कांग्रेस को, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इनफैक्ट। एंड इट हैड टेकन अवे द दलित वोट। आज के टाइम पे जो दलित वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, वो हम नॉट बीजेपी, सॉरी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जो दलित की अलग से पार्टी बनी, तो सारे जो दलित का वोट बैंक था वो चला गया। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं मुस्लिम का जो वोट है, ठीक है, वो भी डिवाइड हो गया क्योंकि वो ओबीसी के साथ में चला गया था, आधा दलित के साथ में चला गया। तो कांग्रेस का एंटायर बेस ही खत्म हो गया because even Muslims had left Congress. They had left Congress और दूसरी पार्टीज उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो दो still Congress represents Muslim votes and the votes of other minorities also. क्रिश्चियन वोट्स को भी कांग्रेस ही सपोर्ट मतलब करती है, ठीक है, बेस प्रोवाइड करती है, मिलता है इनको। लेकिन कांग्रेस का डिवाइड हो गया ऐसे। एंड कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स में जो रोल प्ले करती है उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग बातें करते हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जैसे इसमें आते हैं, या पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग बियॉन्ड देयर कास्ट। 2014 का इलेक्शन मुस्कान एंड 2019 का इलेक्शन देखो। 2014 में बीजेपी गॉट 282 सीट्स। बीजेपी यानी राइट विंग, डेवलपमेंट एजेंडा रहा है लोगों का, और 2019 में 303 सीट्स के साथ में बीजेपी जीती है, 303 सीट्स। तो अगेन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब कास्ट को लेकर के वोट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी इज नॉट प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स एटलीस्ट, ठीक है, इस केस में। तो कंसेंसस, बेसिकली देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस। अलग स्कॉलर्स हैं, अलग बात करते हैं कास्ट के रोल को लेकर के। एंड ये लोग अलग बात करते हैं। सो व्हाट वी सी इज देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस इन स्कॉलर्स। कुछ का मानना है कि कास्ट की वजह से इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हुई है, डेमोक्रेसी और पावरफुल हुई है, ठीक है, स्ट्रेंथ आई है डेमोक्रेसी में। कुछ मानते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं आई है, उल्टा वीक हो गई है। तो जो बोलते हैं कि स्ट्रेंथ आई है, इसमें आते हैं कुछ स्कॉलर्स, रजनी कोठारी, रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, क्रिस्टोफर जेफराट, एंड सतीश देश पांडे, सतीश देश पांडे। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी ग्रुपिंग है जिसमें आ जाएंगे आंद्रे apart from that सीपी भम्बरी,
Then there is आशुतोष वार्ष्णेय। ये स्कॉलर्स आते हैं जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। दे आर अगेंस्ट द रोल ऑफ कास्ट। इनका मानना है कि कास्ट ने डेमोक्रेसी को वीक बना दिया है, स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। तो ये मानते हैं कि कास्ट जो है इट इज अ थ्रेट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इसमें एक एक करके ये जो स्कॉलर्स हैं इनके अपने अपने व्यूज हैं। जैसे कि इसमें आ जाती है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी का कंट्रीब्यूशन ये है कि इनका मानना है कि कास्ट की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी बढ़ गई है, क्योंकि कास्ट के बारे में रजनी कोठारी कहते हैं कि इसकी वजह से लोगों का मोबिलाइजेशन बढ़ गया है, लोग ज़्यादा अब एक्टिव हो गए हैं, इंटीग्रेट हो गए हैं। कास्ट हैज लेड टू द मोबिलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल विद डेमोक्रेसी। कास्ट की वजह से ही लोग अब ज़्यादा मोबिलाइज हो गए हैं, डेमोक्रेसी के और क्लोज आ गए हैं। ठीक है, अगर कास्ट ना होती, जैसे दूसरी कंट्रीज हैं, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में दूसरी कंट्रीज है जहां पर डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई थी। तो इनका मानना है दूसरी कंट्रीज में कास्ट नहीं थी, तो इसीलिए भी वहां पर डेमोक्रेसी फेल हो गई। इंडिया में इसीलिए सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ कास्टिज्म। तो इनका मानना है कि नॉट ओनली कास्ट हैज इम्प्रैक्टिकल you know it has impacted द पॉलिटिक्स की वजह से भी कास्टिज्म को इम्पैक्ट हुआ है। तो इस फिनोमेना को ये बोलते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कि कास्ट ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं इम्पैक्ट किया है, पॉलिटिक्स ने भी कास्ट को इम्पैक्ट किया है। तो देयर इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में रजनी कोठारी का कहना है, सबसे पहला तो हम देखते हैं सेक्युलराइजेशन आया है, लीड्स टू सेक्युलराइजेशन। कि कैसे जो पॉलिटिक्स है उसका नेचर चेंज हो गया है, हाउ पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। पहले होता था कास्ट सिर्फ रिचुअल पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती थी, रिचुअल पर्पसेस के लिए। आज के टाइम पे कास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्युलर बेनिफिट्स आल्सो, जैसे एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देखते हैं कि कास्ट कितनी ज़रूरी हो गई है, बिकॉज रिजर्वेशन मिल जाता है। तो तो दिस इज व्हाट वी सी। तो एक तो इसमें सेक्युलराइजेशन हो गया है। देन वी सी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे? नॉर्मली क्या होता है, कास्ट को अंडरस्टैंड किया जाता है कि इट इज डिसइंटीग्रेटेड फोर्स, आपस में डिसइंटीग्रेट कर देती है लोगों को, साथ में मिलके नहीं रहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी हैज कंपेल्ड, डेमोक्रेसी की वजह से लोगों को ये मतलब कहीं ना कहीं कंपेल किया है डेमोक्रेसी ने कि लोग आपस में अलायंस बनाएं और इंटीग्रेट रहें। तो फॉर्मेशंस बने हैं, कोएलिशन हुए हैं। तो हमें दोनों चीज देखने को मिलते हैं, फ्यूजन एंड फिजन दोनों देखने को मिलता है। यानी कोएलिशन बन भी रही है, कोएलिशन टूट भी रही है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कास्ट कोएलिशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आपको पता है कि देयर इज दिस अजगर, इसको बोलते हैं अजगर। अजगर में एक अलायंस बना था जिसमें आते हैं आहिर्स, जाट्स, गुज्जर्स एंड देन देयर इज राजपूत्स, ये सभी इसमें आते हैं। तो ये चेंज हो गया मजगर में। मजगर में इसमें देखेंगे हम मुस्लिम्स भी एड अप हो गए इस अलायंस में। ठीक है, तो ये जो कोएलिशन प्रपोज किया गया था, दिस कोएलिशन वाज प्रपोज्ड बाय सर छोटू राम। लेटर ऑन हम देखेंगे चौधरी चरण सिंह होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है।
चौधरी चरण सिंह, ये पूरे वेस्टर्न यूपी और हरियाणा को इस कॉन्टेक्स्ट में लेटर ऑन इन्होंने कोalition ये प्रपोज किया था कि सारे साथ में आ जाए। एक और कोalition है, दिस इज द खाम कोalition। खाम का मतलब होता है इसके अंदर है क्षत्रियास, देयर इज क्षत्रियास, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम। ये गुजरात में कांग्रेस ने कोalition इस टाइप का बनाया था। ऐसे ही मुस्लिम यादव का कोalition है, आपको दिखेगा सपा में, आरजेडी में, यूपी और बिहार में। तो गांधी जो अचीव नहीं कर पाए कि लोगों को, दलित्स और ब्राह्मण्स को साथ में लाने का, डेमोक्रेसी उस चीज को अचीव कर लेती। डेमोक्रेसी हैज अचीव्ड एंड ये सभी कंडीशंस जो आपको बताई कि कैसे कोalition बने हैं, ये इसी का एविडेंस है। तो एक तो कास्ट politicization की वजह से it has resulted to secularization, integration, and then we see is consciousness resulted into consciousness। देखिए, जब कास्ट इंटर होती है पॉलिटिक्स में तो community was deep rooted casteism, but this has changed। This is what I am telling you, it has changed today, the way democracy has compelled them to change like this, क्योंकि उसी से उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आज डेमोक्रेसी के नाम पे पावर में आना है, ठीक है, उसके नाम पे ये होगा। तो कॉन्शियसनेस में हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जब से कास्ट पॉलिटिक्स में एंटर हुई है, तब से एक नई कॉन्शियसनेस आ गई है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स को लेकर के। और यही कॉन्शियसनेस है जो पॉलिटिसाइज की जाती है। इसी के चलते हम देखते हैं कि जो लोअर कास्ट है उनकी अवेयरनेस आ गई है उनके अंदर की, कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी। इसीलिए वो खुद भी they will go for autonomous mobilization in politics। like एक एग्जांपल देती हूँ, इनिशियली जो दलित्स थे कांग्रेस का पार्ट थे, लेकिन ग्रेजुअली उनको अपनी इम्पोर्टेंस रियलाइज होगी और वो अपनी खुद की एक पार्टी बनाएंगे पॉलिटिक्स के लिए, बीएसपी। तो अवेयरनेस आई है, कॉन्शियसनेस जनरेट हुई है पॉलिटिक्स में, कास्टिज्म की वजह से ही ये हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रेंथन हुई है। इसीलिए डेमोक्रेसी हैज बीन सक्सेसफुल इन केस ऑफ इंडिया। और तो ये जो फिनोमेना है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का, कि कास्ट को कैसे पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट किया है कास्टिज्म को, इसको रडोल्फ एंड रडोल्फ क्या बोलते हैं? रडोल्फ एंड रडोल्फ। रडोल्फ एंड रडोल्फ का इस चीज को लेकर के कहना है, दे टॉक अबाउट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशन, कि politicization of caste, it is modernization of the tradition। जो ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे वो बस मॉडर्नाइज हो गए हैं, ट्रेडिशन मॉडर्नाइज हो गए हैं, एंड जो मॉडर्निटी थी, देयर इज ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी। कैसे? देखिए, डेमोक्रेसी एक मॉडर्न आइडिया है, राइट? लेकिन डेमोक्रेसी में ही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, कास्टिज्म वाली। तो इसी से आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी। ऐसे ही जो ट्रेडिशंस हम फॉलो करते थे उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन आई है। तो रडोल्फ एंड रडोल्फ इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। देन कम्स क्रिस्टोफर जेफरलॉट। इनका कहना है कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन जो इंडिया में हो रही है, दिस इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन। जो कास्ट के बेसिस पे लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। तो ये जो चेंज आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ
democratically peaceful change. It is a democratically peaceful change. तो डेमोक्रेटिकली पीसफुल चेंज की ये बात करते हैं। ऐसे ही इसमें प्रोफेसर योगेंद्र यादव हो गए। तो आपको ये सभी जो स्कॉलर्स हैं, योगेंद्र यादव, इन सभी स्कॉलर्स का आपको आइडिया लिखना है, ठीक है। इनके अपने अपने व्यूज हैं जो आपको हम आगे कवर करेंगे ही इसको, जब हम नेक्स्ट मंथ विल स्टार्ट विद दिस कोर्स, द न्यू कोर्स ऑन IGP। उसमें फर्दर और डिटेल में कवर किया जाएगा। जनवरी में विल स्टार्ट विद दैट, because I wanted to take polity also in detail along with the analysis. So probably 2-3 महीने चलेगा। Few lessons will take, you know, 1 घंटे 1.5 घंटे के sessions I'll take on those. Here, so this is it for today. आज की क्लास तो यहीं पे एंड करनी होगी। I have another session, इसको आगे कंप्लीट करना ही है, तब इसको फर्दर कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए कास्ट से रिलेटेड इतना बहुत है, ठीक है। This is it. Thank you very much.